इस कहानी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी की शुरुआत से और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी रामानुजन के जीवन पर आधारित है और ये उस वक्त की कहानी है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, यानी कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। रामानुजन पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी। वो मंदिर में जाकर वहाँ मंदिर के फर्श पर मैथमेटिक्स के सम्स को सॉल्व किया करते थे, लेकिन उन्हें एक नौकरी की तलाश थी क्योंकि वो शादीशुदा थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी। और इसी सिलसिले में वो एक आदमी के पास जाते और अपनी मैथमेटिक्स की रिसर्च उसे दिखाते। वो एक अंग्रेज होता है और वो बोलता है कि हम तुम्हें इसका रिकमेंडेशन जरूर देंगे। रामानुजन बोलते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास रिकमेंडेशन है, मुझे जॉब की जरूरत है। और ये सुनकर वो अंग्रेज रामानुजन की इंसल्ट करके उन्हें वहां से निकाल देता है। रामानुजन बहुत ही गरीब होते हैं और उन्हें अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसीलिए वो नौकरी की तलाश में होते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, इसलिए उन्हें कोई भी नौकरी देना नहीं चाहता। और यहाँ तक कि वो शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्हें गरीबी की वजह से अपने दोस्त के साथ रहना पड़ता है। अब रामानुजन अगले दिन एक जगह और जाते और वहाँ पर वो अपनी मैथमेटिकल रिसर्च एक आदमी को दिखाते और उनका नाम नारायण होता है। नारायण रामानुजन की रिसर्च देखकर काफी खुश और हैरान होते और अब वो उसे सर फ्रांसिस के पास ले जाते, जिसके लिए नारायण काम करते और वो उन्हें बोलते कि ये हमारा न्यू क्लर्क है। तभी सर फ्रांसिस रामानुजन की हालत देखकर कहते कि ऐसे लगता है कि ये गलियों में रहता है, इसे ले जाओ यहाँ से। लेकिन तभी रामानुजन कहते कि मैं नंबर के साथ बहुत अच्छा हूँ और अभी मैं आपको सिर्फ एक कांच का टुकड़ा लग रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि मैं कांच का टुकड़ा नहीं बल्कि एक हीरा हूँ। और रामानुजन ऐसी बात इसीलिए बोलते क्योंकि उन्हें अपने कैलकुलेशंस पर, अपनी मैथमेटिक्स पर और अपने आप पर बहुत विश्वास होता है। और इसके बाद रामानुजन को जॉब मिल जाती है और अब वो अपनी माँ और अपनी बीवी के लिए एक घर किराए पर लेते ताकि वो सब साथ रह सके। और अब वो साथ साथ रहते। उस घर में सिर्फ एक ही बेड होता है और रामानुजन अपनी पत्नी को बोलते कि मैं जमीन पर सो जाऊंगा, मुझे इसकी आदत है, तुम बेड पर सो जाना। और इसके बाद रामानुजन काम पर चले जाते। काम पर जाने के बाद जब रामानुजन कैलकुलेशन कर रहे होते तब वो एबाकस का यूज नहीं करते। एबाकस एक पुरानी तरह का कैलकुलेटर होता है और जब मिस्टर नारायण उन्हें पूछते कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तब वो कहते कि इससे फास्ट मैं अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इस बात से मिस्टर नारायण काफी इम्प्रेस होते, लेकिन वो उन्हें कहते कि जब सर फ्रांसिस यहाँ पर आएंगे तब कम से कम इसे इस्तेमाल करने का बहाना कर लेना ताकि उन्हें लगे कि तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। कुछ टाइम काम करने के बाद रामानुजन के बॉस को पता चल जाता है कि ये एक माइलस्टोन है, ये बहुत ही टैलेंटेड है और वो रामानुजन से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा काम आउट ऑफ इंडिया किसी से इंट्रोड्यूस करूंगा। और जब रामानुजन अपनी माँ और अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं कि शायद मुझे विदेश जाने का मौका मिल सकता है, तो ये सुनकर उनकी पत्नी बहुत खुश होती है, लेकिन उनकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्राह्मण से और हम समंदर पार नहीं कर सकते। इस बात से रामानुजन डिसअपॉइंट हो जाते, लेकिन रामानुजन के साथ काम करने वाले नारायण उन्हें बोलते कि तुम्हारा काम तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहिए, ये बेमिसाल है और तुम्हें इसे पब्लिश करना चाहिए। और रामानुजन अपनी काम की कॉपी GHRD को, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक फेमस मैथमेटिशियन होते, उन्हें वो अपनी रिसर्च भेजते और GHRD को रामानुजन का काम बहुत पसंद आता है, वो उनके काम में बहुत इंटरेस्ट लेते और GHRD को रामानुजन का काम इतना पसंद आ जाता है कि वो उन्हें इंग्लैंड बुला लेते। और जब रामानुजन ये बात अपनी पत्नी को बताते तो उनकी पत्नी बोलती कि ये हमें मना है, हम समंदर पार नहीं कर सकते और अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, हमसे कोई बात नहीं करेगा। रामानुजन बोलते कि मुझसे कोई बात नहीं करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझसे बात करना। उनकी पत्नी उन्हें बोलती कि मुझसे वादा करो कि वहां जाने के बाद आप मुझे जल्द से जल्द बुला लोगे। रामानुजन कहता है कि ठीक है। और अब रामानुजन को अपने बाल और अपनी चोटी भी कटवानी है और वो अपनी पत्नी को बोलते कि मेरी चोटी काट दो। हालांकि आज ये बात बहुत आम है, लेकिन 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ब्राह्मण अपने बाल, अपनी चोटी नहीं कटवा सकते थे, लेकिन रामानुजन अपनी पत्नी को बोलते कि इसे काट दो और उनकी पत्नी उनके बालों को काट देती है। और जब उनके कटे हुए बाल रामानुजन की माँ देखती है तब वो शॉक हो जाती है, क्योंकि एक ब्राह्मण के बाल कटना मतलब पूरे समाज में उनकी बदनामी होगी, लेकिन फिर भी उनकी माँ उनका साथ देती है। और जब रामानुजन इंग्लैंड जा रहे होते तब उनकी माँ उन्हें कहती है कि कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को मत भूलना और अपने खाने को अशुद्ध मत करना, यानी कि किसी भी तरह का नॉनवेज मत खाना।
और इसके बाद रामानुजन अपनी पत्नी और अपने माँ को अलविदा कहते। और अब रामानुजन हिंदुस्तान के एक शहर मद्रास से इंग्लैंड की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पहुंच जाते, जहाँ पर इस दुनिया का हर एक स्टूडेंट बच्चा पढ़ना चाहता है। वही दूसरी तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जीएचआरडी के रामानुजन को बुलाने के इस फैसले से उनके साथ काम करने वाले कोई भी मैथमेटिशियन लेक्चरर खुश नहीं होते। वो सब ये सोचते कि रामानुजन झूठ बोलते, क्योंकि उन्होंने जो भी डिटेल्स भेजी है, जो भी उन्होंने फॉर्मूला सॉल्व करके भेजे, उसका रामानुजन के पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और फाइनली रामानुजन जीएचआरडी से मिलते और जीएचआरडी उन्हें कल सुबह 10 बजे मिलने बुलाते, ताकि वो अब अपना काम शुरू कर सके। अगले दिन रामानुजन जीएचआरडी के रूम में जाते और आज उन्होंने शूज नहीं पहने हुए होते, आज उन्होंने चप्पल पहनी हुई होती है, क्योंकि उन्हें शूज पहनने की आदत नहीं होती। और यहाँ पर अब लिटिल वुड भी आ जाते। लिटिल वुड जीएचआरडी के साथ काम करते। अब जीएचआरडी रामानुजन को बोलते कि अब तुम्हें कुछ लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारी थियरीज है उन्हें हमें प्रूफ करना होगा, ताकि इस काम को दुनिया तक पहुंचाया जा सके और आसान भाषा में ये सबको समझाया जा सके। दरअसल वो दोनों रामानुजन को अभी तक कैजुअल ले रहे होते। रामानुजन ने बताते कि लेटर में मैंने जो भेजा वो बस मेरे काम का एक सैंपल है, मेरे पास इससे भी बहुत ज्यादा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो उन्हें एक नोटबुक दिखाते, जिसमें रामानुजन ने मैथमेटिक्स की बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारी थ्योरीज लिखी हुई होती है। और जब जीएचआरडी और लिटिल वुड से पढ़ते तब वो हैरान हो जाते। तभी रामानुजन एक और नोटबुक निकालते और वो कहते कि मेरे पास एक और है, और ये सारी की सारी रामानुजन की खुद की डिस्कवरीज होती है। अगले दिन रामानुजन क्लास में जाते और वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिकल थ्योरम लिखी जाती है। और जो लेक्चरर होता है वो रामानुजन को बोलता है कि क्या तुम ये सब कुछ समझते हो? वो कहते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ समझता हूँ। लेकिन लेक्चरर बोलता है कि तुमने कोई नोट्स नहीं ली, और अगर तुम्हें समझते हो तो इसे करके दिखाओ। और रामानुजन कुछ ही पलों में उस थ्योरम को सॉल्व कर देता है। लेक्चरर बोलता है कि तुमने ये कैसे किया, जबकि मैंने थ्योरम का प्रूफ भी कंप्लीट नहीं किया था? तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? रामानुजन बोलते कि मुझे नहीं पता, बस मैंने कर दिया। इसके बाद लेक्चरर क्लास खत्म कर देता है और वो रामानुजन से कहता है कि दोबारा ये सब मेरे क्लास में मत करना और निकल जाओ यहाँ से। जहाँ रामानुजन को उसके काम के लिए अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, वही उसकी इंसल्ट की जाती है। और इस भेदभाव से रामानुजन को बहुत दुख होता है। और जब रामानुजन जीएचआरडी के पास जाते हैं तो जीएचआरडी उनको पूछते हैं कि उस थ्योरम का जवाब तुम्हें कैसे पता चला जो लेक्चरर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखी थी? रामानुजन बोलते हैं कि अपने आप मेरे दिमाग में आ गई, मुझे कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। रामानुजन जीएचआरडी को बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि हम प्रूफ ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मेरे पास फॉर्मूलाज है। जीएचआरडी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे काम को देख सकता हूँ और मुझे उसकी वैल्यू पता है, लेकिन उसे समझने के लिए और समझाने के लिए हमें प्रूफ की जरूरत है। इसके बाद जीएचआरडी उन्हें लाइब्रेरी में ले जाते और वहाँ पर न्यूटन की एक किताब रखी होती है। और वो उन्हें समझाते कि न्यूटन की किताब हमारा मार्गदर्शन करती है, क्योंकि इस किताब में लिखी हुई हर एक चीज का प्रूफ है, वो डिटेल में है, जबकि तुम्हारी किताबों का कोई डिटेल्स नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और जो भी तुमने डिस्कवरीज की है, हमें उसका प्रूफ चाहिए, उसकी डिटेल्स चाहिए। और अगर तुमने उसकी डिटेल्स लिख ली तो मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हारी किताब भी इसी जगह पर रखी जाएगी। दरअसल प्रूफ का मतलब ये होता है कि जैसे कि रामानुजन ने कोई थ्योरम को सुलझाया तो उसे हर एक चीज का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये जो उसने किया वो ऐसा क्यों किया और उसके पीछे का रीजन क्या है। और ये सारी रीजनिंग बहुत ही ऑथेंटिक होनी चाहिए, तभी रामानुजन के काम को दुनिया और मैथमेटिशियन एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि रामानुजन तो वो सब कुछ कर सकता है जो उसने किया है, लेकिन दूसरे तभी कर सकते हैं जब हर एक चीज का प्रॉपर प्रूफ होगा। और जीएचआरडी की बात रामानुजन को समझ में आ जाती है और इसके बाद वो अपने काम में जुट जाते और वो कुछ थ्योरम्स के प्रूफ भी लेकर आते, लेकिन उसमें कुछ गलतियां होती है और उन्हें सुधारने में मिस्टर हार्डी रामानुजन की हेल्प करते। जिसके बाद रामानुजन की पहली मैथमेटिकल डिस्कवरी पब्लिश होती है और उसकी फोटो और उसका नाम पेपर में भी आता है। और ये बात हिंदुस्तान तक पहुंच जाती है, जिसमें रामानुजन की पत्नी और उनकी माँ को बहुत खुशी होती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी इंग्लैंड में जंग शुरू हो जाती है और रामानुजन जानकी को पत्र भेजते हैं और उसे बताते हैं कि इंग्लैंड में जंग शुरू हो गई है, ऐसे में उसका यहाँ पर आना ठीक नहीं होगा। जानकी ठान लेती है कि वो इंग्लैंड जाएगी और इस बात की सूचना देने के लिए वो रामानुजन को चिट्ठी लिखती है, जो उन तक कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि रामानुजन की माँ उसे छुपा देती है। रामानुजन की माँ को लगता है कि अगर जानकी यानी कि रामानुजन की पत्नी वहाँ चली गई तो रामानुजन कभी वापस नहीं आएगा। वही दूसरी तरफ इंग्लैंड में जंग की वजह से लिटिल वुड को भी जंग में शामिल होना पड़ता है, जो जीएचआरडी के साथ काम करते थे। और लिटिल वुड रामानुजन को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो उसकी क्षमता जानता है। जाने से पहले लिटिल वुड एक चिट्ठी मिस्टर हार्डी को लिखते। वो उस चिट्ठी में लिखते कि आपके पास रामानुजन है
और ये किसी मिरेकल से कम नहीं, और हमें उसे जैकोबी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैकोबी अपने वक्त के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और लिटिल वुड बोलते कि हमें उसे न्यूटन से कंपेयर करना चाहिए। और अब रामानुजन आपकी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा और जो भी उसका काम है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। और जीएचआरडी भी रामानुजन की हर तरह से मदद करते क्योंकि वो जानते कि ये एक माइलस्टोन है और ये मैथमेटिक्स की सारी हदों को पार कर सकता है। लेकिन जंग के माहौल में रामानुजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें लोकल पुलिस द्वारा मारा जाता है। लेकिन फिर भी रामानुजन उस माहौल में अपने काम को करते रहते और कुछ वक्त बाद रामानुजन की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। और जब वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते तो डॉक्टर उन्हें बताते कि उन्हें ट्यूबरक्यूलोसिस है। लेकिन रामानुजन ये बात जीएचआरडी को नहीं बताते। साथ ही साथ जीएचआरडी ने रामानुजन के लिए रॉयल सोसाइटी में मेंबर बनने के लिए जो अपील की थी वो भी खारिज की जाती है। और अब रामानुजन चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके हैं। उनकी तबीयत खराब होती है, उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है और उनकी पत्नी का उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और इन सब बातों से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन के आगे कूद जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन के नीचे आते, ट्रेन को रोक दिया जाता है। इसके बाद रामानुजन को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है और वहाँ पर उन्हें देखने के लिए जीएचआरडी भी आते हैं। और अब जीएचआरडी को पता चल जाता है कि रामानुजन को ट्यूबरक्यूलोसिस है और वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर जीएचआरडी को बताते हैं कि रामानुजन को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ प्रार्थना है, इसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। वही जीएचआरडी को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि रामानुजन की जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें चल रही है। वो उसे कहते कि अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। रामानुजन को वो ये भी बोलते कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं हूँ और कभी भी नहीं था, मेरी जिंदगी में सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद रामानुजन जीएचआरडी को बोलते कि आपको पता है कि मुझे मैथमेटिक्स के नए नए आइडियाज कहाँ से मिलते हैं। मिस्टर आरडी बोलते कि नहीं। रामानुजन बोलते कि मेरे ईश्वर नामग्री वो मुझसे बातें करते, जब मैं सो रहा होता हूँ, जाग रहा होता हूँ, जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूँ, तब वो सारे फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में डाल देते। रामानुजन बोलते कि क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो। मिस्टर हार्डी बोलते कि नहीं। मिस्टर हार्डी बोलते कि मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता और मैं ऐसे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता जिसे मैं प्रूव ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। और रामानुजन उन्हें थैंक्स बोलते और वो कहते कि मैं जल्द से जल्द अपने काम को खत्म करना चाहता हूँ जो मैंने शुरू किया था, और उसके बाद वो अपने देश अपने घर वापस जाना चाहते। रामानुजन मिस्टर हार्डी से बोलते कि आप मुझसे एक वादा कीजिए कि चाहे मैं कहीं भी मरूं, आप मुझे वापस मेरे घर ले जाएंगे। जीएचआरडी बोलते कि तुम इतने जल्दी मरने वाले नहीं हो। रामानुजन बीमार होते, कमजोर होते, लेकिन फिर भी वो पार्टीशन थ्योरी ऑफ नंबर्स के प्रूफ पर काम करते और वो अपने काम को कंप्लीट कर लेते। और उनका काम देखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के होश उड़ जाते क्योंकि रामानुजन का काम बेमिसाल होता है और किसी को भी यकीन नहीं था कि वो इस काम को पूरा कर सकते। और अब जीएचआरडी एक बार फिर से चाहते कि रामानुजन को रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप मिले और इस बार उन्हें फेलोशिप मिल जाती है। हालांकि अभी भी कई लोग होते जो नहीं चाहते कि रामानुजन को ये फेलोशिप मिले क्योंकि वो एक इंडियन है, लेकिन जीएचआरडी के प्रयासों से उन्हें यह सम्मान प्राप्त होता है जो कि उनके लिए उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसके लिए रामानुजन को वहाँ पर बहुत सम्मान दिया जाता है और ये सम्मान उन लोगों के द्वारा दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते हैं। और इसके बाद रामानुजन जीएचआरडी को अलविदा कहते क्योंकि वो अब अपने देश वापस जाना चाहते। इस बात से मिस्टर हार्डी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामानुजन जाए, वो चाहते कि वो उनके साथ काम करे, लेकिन उन्हें अपने परिवार के पास जाना है। इसीलिए रामानुजन हिंदुस्तान अपने देश वापस आ जाते और वापस आने के बाद वो बीमारी से नहीं जीत पाते और 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब रामानुजन की मृत्यु की खबर जीएचआरडी को पहुंचती है तो इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त खो दिया था क्योंकि वो रामानुजन की शख्सियत से, उनके काम की ओरिजिनलिटी से बहुत प्रभावित है। लेकिन अब रामानुजन इस दुनिया में नहीं रहे। मात्र 32 साल की उम्र में रामानुजन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने मैथमेटिक्स की दुनिया में जो काम किया उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 1920 में रामानुजन की मृत्यु हुई और 1976 में उनकी एक खोई हुई नोटबुक मिली जिसमें ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर्मूलाज थे और आज उन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल ब्लैक होल के बिहेवियर को समझने के लिए किया जाता है और ये फॉर्मूलाज उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में बनाए थे। रामानुजन और जीएचआरडी ने 5 साल तक एक साथ काम किया था और इन्होंने जो काम किया उसे जिंदगी में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। रामानुजन को बीथोवन से कंपेयर किया जाता है। तो ये थी द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन की जिंदगी पर आधारित कहानी और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।